शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात में चांदबाग इलाके में फसादियों ने जिन घरों को नजर आतिश किया उनमें एक मकान बीएसएफ जवान मोहम्मद अनीस का भी था। बीएसएफ माली मदद के जरिए भले ही अनीस के अहले खाना का दर्द कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मोहम्मद अनीस के घर वालों को अपने ही हमवतनों से जो जख्म मिले हैं वो शायद ही कभी भर पाएंगे। उनसे जब सवाल पूछा जाता है उनका दर्द जो है वो छलक उठता है। अनीस के चचा के मुताबिक फसाद का ये दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये घर है बीएसएफ के जवान मोहम्मद अनीस का, जो मूल रूप से बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं, लेकिन वो फिलहाल उड़ीसा में एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत हैं। जिस वक्त में दंगा यहाँ हुआ था उस वक्त में इस घर को भी नहीं जलाया गया और कम से कम इस बात का भी तरस नहीं खाया गया कि ये बीएसएफ का जवान है। बीएसएफ का जवान बाकायदा देखा जा सकता है, घर की क्या हालात है वो देखा जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर पूरे घर में आग लगा दिया गया और दंगाई यहाँ पर दंगा करते रहे। मामले की जानकारी मिलने के बाद बीएसएफ के तमाम अधिकारी वो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद उसके बाद उनके परिजनों से मिल रहे हैं और उन्होंने बीएसएफ ने एक बड़ा फैसला लेते हुआ एक फैसला किया है कि पूरा घर का रेनोवेशन का काम बीएसएफ करेगी। इस मामले पर निश्चित तौर पे बीएसएफ के डीजी का जो कार्य है वो काफी काबिल तारीफ है। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं, अनीस के चाचा हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, मैं वो देखना चाहता हूँ क्या है। मोबाइल है। ये मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन है जिसमें कई यादें थी, कई मोबाइल कॉन्टेक्ट्स हैं, कई फोटोग्राफ्स होंगे, लेकिन अब वो भी दंगाइयों का भेंट चढ़ गया। ये आप पकड़े, ये बताइए किस तरह से हंगामा हुआ था, कब, कितने तारीख? 25 तारीख को मंगलवार दिन था, 11 बजे दिन से हुआ। दोनों बगल ये सम्राट गली पड़ता है हमारे मकान के सामने, वहां से दोनों साइड से पथराव हेमलेट लगा करके और नकापोश कपड़े बांध करके पथराव खूब करते रहे, गोली मारते रहे और उसके बाद सिलेंडर लगा के आग मकान के अंदर नीचे गेट पे डाल दिया। पेट्रोल डाल करके गाड़ियां गली में थी उसमें जा करके आग लगाया। उनके बाद में सारे आदमी आग लगा करके वो लुक्का सी बांध करके ऊपर मकान पे फेंक दिया। जब आग ऊपर नीचे लग गया तो हम लोग शोर मचाने लगे। बीएसएफ के जवान आए, उनके बाद में बोला जो इसको सुरक्षित निकलना है जल्दी निकलो। फिर हम लोगों को उन्होंने बचाया, उन्होंने ले गए, ले जाके रोड पार करके अपनी बसों में चढ़ाए। चढ़ाने के बाद में उन्होंने फिर दूसरा दंगेबाजी ने आ गया, उसमें आग लगाने लगे। फिर हमारे को बोला कि जल्दी उतरो निकाल करके फिर उन्होंने हमारे अस्थायी जगह पे पार करवाया। बीएसएफ में अनीश है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, लेकिन अब जिस तरह से बीएसएफ के डीजी ने एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया है पूरा घर को रिनोवेट करने का और पूरा आप लोगों को मदद करने का, उसको आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार मदद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि एक नागरिक, हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से पाल पोस के देश के लिए हमने उनको भेजा। मेरा सुरक्षित करने वाला यहाँ पे कोई नहीं बचाने वाला है। हमारे घर मकान को लड़का हमारा बीएसएफ में था, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास थे, हम 2 भाई थे, मजबूर में फंस गए। कोई नहीं बचाने वाला, अड़ोस पड़ोस भी कोई नहीं बचाया। हम लोगों को बीएसएफ ने आया, उन्होंने मदद की, ले गए वहां से और किसी ने मदद जब जिसने अपने बच्चे को बलिदान दिया देश के रक्षा के लिए, उनकी घर की मदद कोई नहीं किया। सरकार को कम से कम हमारी की मदद करनी चाहिए कि हम उनके बच्चे को वहां भेजा हूं बॉर्डर पे, तो उनकी रक्षा करने के लिए तो कम से कम बचाव करते। हमने कम से कम 150 कॉल किया, कोई मदद नहीं मिला, कोई कॉल नहीं उठाया गया, किसी ने घर पे देखने के लिए नहीं आए। अब बीएसएफ के सारे आए हैं हमारे मदद करने के लिए, मदद दे रहे हैं और हमारे को शांतिपूर्वक बनाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको मदद देंगे और देने का वादा कर रहे हैं। देखिए अनीस, सिर्फ आपका बच्चा नहीं पूरा देश का बच्चा है और निश्चित तौर पे इसके लिए देश का हर एक आदमी तैयार होगा और आप लोग के लिए भी बाकायदा कोशिश की जा रही है कि पूरा देश जो है बाकायदा निश्चित तौर पे कोशिश करेगा
कि आपके मेरे पापा भी कर्नल थे, मेरा पापा मिलिट्री कर्नल थे। कहाँ पे? यहाँ था पोस्टिंग। पिताजी साल 2007 में मेरा एक्सपायर कर गया। आप लोग सब बिहार से? हाँ, बिहार से हूँ। मेरा पिताजी भी मिलिट्री के कर्नल थे, वो डेट कर गए 88 साल के उम्र में डेट कर गया। ज़्यादा हम कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके साथ पूरी संवेदना है और पूरा देश आपके साथ है, निश्चिंत रहिए। जिस तरह से बाकायदा इस इलाके में दंगाइयों ने आके यहाँ पे दंगा किया है, निश्चित तौर पे ये मामले पर पूरा देश जो है अभी एक साथ में उठ खड़ा हुआ है और निश्चित तौर पे इस मामले पे बीएसएफ के डीजी ने भी कई बड़े ऐलान भी किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालात काबू में है। इंतजामिया की जानिब लोगों के दिलों में बसे डर को दूर करने की कोशिश की जा रही है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर शिवाशीष चौधरी का कहना है कि एतमाद के खसारे को पाटने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा कायम हो सके। देखिए, हम लोग सबसे पहले तो ये जो फ्लैश पॉइंट जो बन गया था, ये जो प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसको हम लोग ने कंट्रोल कर लिया है। आप लोग ने भी देखा कि बहुत हद तक एक ये है, और अब जो डर का माहौल है और एक जो लोगों में अफवाहें थी वो भी कम हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं लोग निकल रहे हैं, खास करके जो वल्नरेबल एरियाज़ में जहाँ पे वो सेक्शन जो इफ़ेक्टेड है वो लोग अब जाने लगे हैं उस जगह पे। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ पे पुलिस फोर्स जो यहाँ पे डिप्लॉयड है और जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों का काम अभी बहुत बाकी है यहाँ पे। देखिए, हम लोग 2-3 स्टेप्स हम लोगों ने लिया है। एक तो यहाँ पे हमारे जो पिकेट्स हैं और पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, हम लोग ने इस तरह से बनाया कि खास करके वल्नरेबल एरियाज़ जहाँ है उस चीज़ पे हम लोग काफ़ी कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारे रूफ टॉप्स भी लगे हुए हैं और एरिया में अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग ने डिप्लॉय कर रखा है। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे जाके खुद भी हम लोग जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जो लोकल ये है बातचीत करते हैं, तो जो एक डर का माहौल है वो ख़त्म होता है। और जो नेबर्स हैं, हर यहाँ पे जो आम शहरी है, जो नागरिक है, वो शांतिपूर्वक रहना चाहता है। उस चीज़ को हम लोग टैप कर रहे हैं। वो जो एक जो अंदर का जो एक फीलिंग है कि नहीं, हम लोग सबको मिलजुल कर जैसे पहले रहते थे अब भी वैसे ही रहना है, उस चीज़ को हम लोग कोशिश करें कि मोबिलाइज़ करें। हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, उनकी जो भड़ास है दिल में जो और डर है, उस चीज़ को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांटेक्ट बना के और काफ़ी ज़्यादा हम लोग आउटरीच कर रहे हैं कम्युनिटी में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने वजीर कानून रविशंकर प्रसाद पर निशाना लगाया है। उन्होंने वजीर कानून से पूछा कि जब वो कपिल मिश्रा जैसे लीडरों के बयानात की मजम्मत करते हैं तो उन लोगों की गिरफ्तारी अब तक अमल में क्यों नहीं लाई गई है। कपिल सिब्बल से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हमारे साथ है बात करने के लिए। सिब्बल जी, दिल्ली का जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से हिंसा दिल्ली में हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई है, वो जाकर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी करेगी, रिपोर्ट देगी सोनिया गांधी को। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है, कल सोनिया गांधी जी का जो भाषण है रामलीला मैदान का, उसको कोट करते हुए रविशंकर प्रसाद जो है वो कह रहे हैं कि भड़काने का काम तो सोनिया गांधी ने भी किया था हिंसा को। शायद जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, आज मैंने सुबह ही पेपरों में बयान पढ़ा कि जो भड़काऊ भाषण उनके दल के लोग दे रहे थे, जो पूर्व एमएलए भी थे और उनके मंत्री भी दे रहे थे, वो उनकी निंदा करते हैं। ये आज सुबह उन्होंने कहा। अब निंदा करने के बाद हमें भी मालूम है कि किस तरह से दिल्ली में हिंसा का माहौल पैदा हुआ और किस तरह से चुनाव से पहले ये शुरुआत हो चुकी थी, और इस दौरान में चुनाव आयोग ने भी इन लोगों पे रोक लगा रखी थी और 2-3 दिन कहा था कि आप कोई भाषण नहीं दे सकते, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एफआईआर नहीं की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं की? जब उसी भड़काऊ भाषणों की वजह से चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी थी, तो गृह मंत्री जी ने क्यों नहीं आदेश दिया कि एफआईआर करो? और उस समय कानून मंत्री जी कहाँ थे? उस समय उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया?
आज क्योंकि वो अपना बचाव करना चाहते हैं तो आज ये बयान दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर जिसका तबादला भी कोई और कमिश्नर अपॉइंट हो गया है, श्रीवास्तव जी अपॉइंट हो गए हैं, उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। और जो पुलिस के कर्मी थे वो वहाँ सब कुछ हिंसा का वातावरण देख रहे थे, हिंसा होती हुई देख रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैं कानून मंत्री से यही कहूँगा कि आप दिल्ली में, देश में राज कर रहे हो और राज का एक धर्म होता है। और अगर आपको नहीं मालूम तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, वहाँ आपको पता भी चल जाएगा। और जब आप वाजपेयी जी का राजधर्म नहीं मान पाए तो सोनिया जी का क्या राजधर्म आप मानोगे? आप तो उनकी निंदा करोगे ही, क्योंकि आपका और कोई काम है नहीं। आप सीखना नहीं चाहते, आप भड़काऊ भाषणों की वजह से माहौल ख़राब करना चाहते हैं। यही आपकी नीति है और इसी नीति के आधार पे हमें मालूम है आप आगे भी बढ़ोगे। तो मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं गिरफ्तारी अब तक उनकी हो पाई है। एफआईआर दर्ज करने की बात जब जिस कोर्ट ने की थी, जज ने की थी, उसका तबादला कर दिया गया। तो सवाल अब भी वही है कि क्या उस मामले में कहीं ना कहीं बचाने के लिए अब विपक्षी नेताओं को भी घेरने की कोशिश की जा रही है? तो निश्चित यही काम करेंगे ये लोग, क्योंकि ये अपना बचाव तो करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि एसआईटी का गठन होगा, फिर उसकी तफ्तीश होगी। और इस बीच में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? कानून मंत्री से पूछिए कि आप बयान क्यों नहीं दे रहे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं कह रहे आप? जब आप उनकी निंदा कर रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे ऐसा बयान? धन्यवाद। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कौमी अक़लियती कमीशन के वफ्द ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली के फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कमीशन के चेयरमैन गयूरुल हसन रिजवी कमीशन के वफ्द की सरबराही करते नजर आए। लोगों ने कमीशन से काफ़ी शिकायतें भी की। अक़लियती कमीशन का मकसद तमाम बरादरियों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारा कायम करना है। महसूस कर रहे हैं हालात क्या महसूस कर रहे हैं सारी विषयों के साथ पुलिस में आप लोग को कहीं कोई ऐसी जरूरत महसूस होती है कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग खुला बताइए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से उन जगहों का मुआयना किया जा रहा है जिन जगह पर हिंसा हुई, पथराव हुआ और आगजनी हुई। साफ तौर पर ये प्रतिनिधिमंडल की टीम वहाँ पहुँच रही है और लगातार उन इलाकों का मुआयना कर रही है जो साफ तौर पे तनावपूर्ण इलाके थे। इन इलाकों में दुकानें काफ़ी दिनों से बंद हैं और पूरी तरीके से इन तमाम गलियों में काफ़ी तनाव था। फिलहाल दंगों के बाद सब कुछ सामान्य हो चुका है और जो जनजीवन है वो पटरी पर लौट चुका है। रिजवी जी, आप उन इलाकों में मुआयना कर रहे हैं, जो पीड़ित थे वो लोग से मिल रहे हैं, उनका दर्द जान रहे हैं, क्या भाईचारा बना हुआ है? नहीं, आपस में विश्वास लोग पैदा हो रहा है और पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है आपसी शांति बहाल करने की। तमाम शांति बैठक हो रही, पीस मीटिंग हो रही हैं और जिनसे मिल रहे हैं तो लग रहा है कि वो लोग आपस में अब जो हो गया वो तो नहीं वापस आया जाता, लेकिन आपस में लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं और उन जो कड़वी यादें उनको भुलाना चाहते हैं। बाकी अभी और जगह हम जा रहे हैं, देखते हैं। रिजवी जी, आपके साथ प्रतिनिधिमंडल टीम है, कुछ लोग यहाँ ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आया गया, शायद कोई पहले आता है इनका दर्द जानने। तो ये नहीं होता। देखिए, जब हालात थे, प्रशासन लगा था नॉर्मलसी करने में, तो जब टाइम उसका सही उपयुक्त होता तभी आया जाता। आप देख सकते हैं जो प्रतिनिधिमंडल की टीम है वो लगातार यहाँ पर पहुँची हुई है, उन लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों का हालचाल पूछा जा रहा है, क्योंकि इन तमाम इलाकों में काफ़ी सरगर्मियाँ थी, तनाव बना हुआ था, मगर अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। कैमरा पर्सन राघव के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। दिल्ली की साहित्य अकेडमी में मुनक्किदा न्यू हार्वेस्ट नामी प्रोग्राम में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के नौजवान कलमकारों ने शिरकत की। सभी नौजवान कलमकारों ने अपनी ज़बान और ख्यालात के जरिए लोगों को अदब में ताउन की जानकारी दी। कश्मीर और लद्दाख के नौजवान कलमकारों ने भी अपनी ज़बान और कश्मीर की तहजीब के बारे में जानकारी शेयर की। कश्मीरी नौजवान कलमकारों ने लोगों से अपील की कि वो लिटरेचर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तो मुख्तलिफ रियासतों से लोग आए हैं, यंग राइटर्स आए हैं, उनसे मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म में एक वेंट मिलता है
जहाँ से हम अपनी इमोशंस को सीप आउट करें या फ्लश करें, ताकि हम एक दूसरे को समझें और अपने कल्चर को, जो हमारा मल्टी कल्चर्ड जो कंट्री है, इसको समझे, या जो हमारे इथॉस हैं, हमारा लिटरेचर है, उसको समझे और उसकी बुनियादें बहुत मजबूत हो। एक्चुअली जो मेरा प्रोफेशन है, आई एम एनवायरमेंटलिस्ट। मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मेरा PhD एनवायरमेंटल साइंसेज में है। हम बहुत बुक्स भी लिखते हैं स्प्रिंजर वगैरह में, लेकिन ये जो लिटरेचर है, ये मेरा शौक़ है। मैं शौकिया लिखती हूँ, बचपन से लिखती आई हूँ और हाल ही 2-3 साल हो गए कि मुझे डायरेक्शन मिली, मुझे एनकरेजमेंट मिली कि आप लिखते हैं तो आप इसको सराहिए, आप आगे आइए, प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हैं, आप उसको अवेल कीजिए। तो बहुत ही एनकरेजमेंट मिली। जो भी सीनियर्स हैं हमारे, तो उनसे बहुत एनकरेजमेंट। साहित्य एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो पूरे मुल्क के जो लेखक हैं उनको कवर करती है, ख़ास तौर पर जो 24 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में लिखते हैं। और आजकल यहाँ साहित्य एकेडमी का फेस्टिवल ऑफ लेटर्स चलता है, जो एक ईयरली फीचर है, हर साल होता है। और इस फेस्टिवल में हर भाषा से 1-1, 2-2 लेखक बुलाए जाते हैं, कहीं ज़्यादा भी बुलाए जाते हैं कुछ भाषाओं में। तो हमारा जो कश्मीरी का इसमें इस साल रहा, एक तो मंशूर बानहाली साहब हमारे एक अच्छे खासे पोइट हैं, जिन्होंने अपनी कविताएं यहाँ सुनी और वो बहुत अप्रिशिएट की गई। और आज एक और सेशन है जिसमें न्यू हार्वेस्ट के तौर पर युवा लेखकों को मौका दिया गया है और उनको अंग्रेज़ी भाषा में या हिंदी भाषा में अपने ख्यालात एक्सप्रेस करने थे। तो इसमें भी हमारी एक डॉक्टर मोनिसा असलम दरवेश, हिंदुस्तान के जितने बड़े लेखक हैं, छोटे लेखक हैं, नए लेखक हैं, वो एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है। और मैं पिछले कई 10, 20, 15 साल से ये अटेंड कर रहा हूँ, साहित्य अकेडमी की तरफ से, अपनी तरफ से भी, कश्मीरी भाषा जो हमारी है उसकी तरफ से भी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये मिलता है। जैसे आज की हमारी जो लेखिका हैं, जो हमारी एक मुसन्निफ़ा हैं, वो बिल्कुल ताज़ा आई हैं इस फील्ड में। महाराष्ट्र हुकूमत रियासत में तालीमी इदारों में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है। इस ऐलान के बाद मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा भी तेज होने लगा है। इसी बात को लेकर आज काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें इस बात पर बहस हुई कि 17 मार्च को अदालत में होने वाली सुनवाई में सरकार अपनी तरफ से मराठा रिजर्वेशन के लिए मजबूत दलाइल रखे। हालांकि मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से शिवसेना का अब तक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। आरक्षणा संदर्भामध्ये मंत्रिमंडळाची जी उपसमिती सन्मान्य मुख्यमंत्री नियुक्ती केली आहे, ज्याच्यामध्ये मी आहेत, एकनाथ शिंदे साहेब आहेत, दिलीप वळसे पाटील आहेत, अन्यही मंत्री आहेत। आम्हा सर्वांनी आज आम्ही जे ज्येष्ठ विधितज्ञ आहेत या क्षेत्रामधले, मुकुल रोहतगीजी, आज मुंबईमध्ये कॉन्फरन्स आमची या ठिकाणी झाली। येणाऱ्या 17 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठवाडा आरक्षणासंदर्भामध्ये सुनावणी आहे। ती सुनावणीची पूर्वतयारी चांगल्या व्यवस्थित व्हावी। मराठा आरक्षण जे आपण केलेलं आहे मागच्या कालावधीत युनॅनिमस सर्व पक्षांनी मिळून तो निर्णय घेतला होता की मराठा समाजाला OBC मध्ये आपण आरक्षण दिलं पाहिजे। काल मला जी माहिती मिळाली, नवाब मलिक साहेब आमचे आघाडीतले मंत्री महोदय, त्यांनी असं म्हटलं होतं की हायकोर्टाने जे 5% आरक्षण जे द्यावं अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता, त्या बाबतीमध्ये पुढची जी काही कार्यवाही आहे त्यासाठी नक्की विचार करू, अशा प्रकारचं त्यांचं मत होतं। खरं म्हणजे महाविकास आघाडी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब सर्वच समाजाला सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा प्रयत्न आमचा आहे। किमान समान कार्यक्रमामध्ये आम्ही तो आधारभूत धरून काम करतोय आणि म्हणून सरकार चांगले निर्णय सर्वांना सोबत घेऊन नक्की करेल। महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। MIM के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा है कि अगर ठाकरे हुकूमत वाकई संजीदा है तो इस ज़िम्न में रिजर्वेशन एक्ट लाए। उन्होंने कहा, जिस तरह दूसरे मज़ाहिब के लोगों को रिजर्वेशन के जरिए राहत दी गई है तो मुसलमानों को भी जरूर इसका फायदा मिलना चाहिए। सिर्फ ये कहना है कि हमने ये मांग रखी थी कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन हाई कोर्ट के बोलने के ऊपर दिया गया था, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर और नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब वही बात को जब हमने दोहराए तो सरकार ने कहा है कि हम ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप अगर ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे तो उसकी मियाद होती है 6 महीने की,
उसके बाद अगर सरकार बदल जाती है तो वो ऑर्डिनेंस कभी भी लैप्स हो सकता है। अगर आप संजीदा है इस मामले में कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए 5%, तो आपके पास पूरा बहुमत है। आप कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, साथ में मिलकर आप उसके लिए एक एक्ट लेके आइए और एक्ट पास करिए, तब हम मानेंगे कि आप सही मानों में संजीदा है इस मुद्दे को लेकर। आपको लगता है ये हुकूमत मुखलिस है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले में? देखिए, एक जद्दोजहद कई सालों से चल रही है और कई सालों से लोगों की ये मांग थी कि आप जिस तरह से दूसरे जाति धर्म के मज़हब के लोगों को आप कहीं ना कहीं थोड़ा सहारे की ज़रूरत होती है, वैसे ही मुसलमानों के अंदर जो एक तबका है जो सोशियो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, उनको मदद पहुंचाने के लिए, उनको कुछ राहत देने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब देगी नहीं देगी ये तो वक्त ही बताएगा। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा करीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स मुबारक जारी है। उर्स मुबारक में शिरकत के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्कों से भी आशिकान ख्वाजा की आमद का सिलसिला जारी है। लाखों की तादाद में अजमेर आने वाले ज़ायरीन के लिए दरगाह और उसके करीब के गेस्ट हाउस में खुदाम की जानिब से इंतजाम तो किया ही जाता है, अजमेर से 15 किलोमीटर दूर भी 1 लाख से जायद लोगों के ठहरने का इंतजाम दरगाह कमेटी की जानिब से किया गया है। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स जारी है। दरगाह शरीफ की बात की जाए या मेहमान खाने की बात की जाए, यहाँ पर लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद और आशिकान ख्वाजा की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है न्यूज़ 18 उर्दू की टीम विश्राम का चली जो है मौजूद कही जाती है, जिसे मेहमान खाना कहा जाता है, जहाँ पर 150 एकड़ में इंतजाम किया गया है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं आशिकान ख्वाजा है और ये खुद खिदमत करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी, तमाम लोग मौजूद हैं। आइए पे जो है बात करते हैं खवातीन से। यहाँ पर रजिया साहिबा हमारे साथ जो है कलकत्ता से आई हुई हैं, उनसे जानते हैं ये रजिया साहिबा कितना है मौका, आप अपने घर को छोड़कर, तमाम लोगों को छोड़कर इस जगह पर आई हैं खिदमत के लिए? जी, ये जगह पर आए तो बहुत अच्छा लग रहा है खिदमत करने में और पेशेंट मतलब देखभाल करने में, और अच्छा, और हर साल मतलब आए। जी, कितना इंतजार रहता है इस मौके का? सर बहुत बहुत जी, कितना इंतजार रहता है सर? इस मौके का हमेशा हमें बहुत इंतजार रहता है। मैं एम्बुलेंस ऑफिसर नर्सिंग ज्योति कुमारी पासवान हूँ, सेंट जॉन इंडिया से। हम लोग इस अब आप देखिए दहली फसाद के बाद मुतासरीन का दर्द तो उनकी ज़बानी, और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। सर ऐसा हो कि एमएच खान मेरा नाम है और मैं स्कूल में अध्यापक हूँ, सरकारी स्कूल में। ठीक, और इस माहौल अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। ठीक, सड़क पर क्या हुआ क्या नहीं उसका तो पता नहीं मुझे, हाँ, पर इन साथियों ने साथ दिया मेरा। ठीक, सब पड़ोसी अच्छे हैं मेरे। ठीक, और इन्होंने अच्छा साथ दिया मेरा, बहुत ही मतलब यहाँ परेशानी नहीं हुई, गली में कोई परेशानी नहीं हुई किसी को भी। आप लोगों को एक बार भी ये नहीं लगा कि घर से बाहर निकल के देखना चाहिए? ना 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 ना, हमें तो थोड़ा घबराहट भी था, वैसे अंदर ही अंदर उस दिन जी बहुत यहाँ पे डर का माहौल था। पत्थरबाजी बहुत जोर से होती, नारेबाजी हो रही थी दोनों तरफ, बहुत ज़बरदस्त पत्थर खजूरी से जो भागे वो पत्थर आए थे मारते हुए। ये जब मेरी आंख पे लगा था हम गली में भागे, फिर अपनी गली सेफ करी हमने आस पड़ोस में सबसे कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हमारी गली में सब भाईचारा है। ये हमारे बहुत पुराने रहने वाले हैं, अब बिल्कुल पिताजी की तरह हैं हमारे। हम बहुत सालों से रहे हैं, छोटे छोटे सब भाई बहन की तरह हम यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। हमारी गली में बहुत शांति है, किसी प्रकार की हमारे गली में किसी भी मोहम्मद को कोई दिक्कत नहीं है। उनसे हमने कह दिया था कि हम हैं, पहले हम हैं बाद में तुम हो। मेरा नाम तरन्नुम है, मोमदन है हम, लेकिन हाँ हम चाहते ही नहीं है लड़ाई दंगा। अगर हम चाहेंगे तो ये बताइए फिर होगा क्या? पड़ोस में कौन रहेगा एक दूसरे के साथ? कोई चाहेगा ऐसा? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं अमन रहे। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं हमारे पड़ोसी, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमारी हिफाजत करी उन्होंने, अपने घरों में ले जाके रखा है, हमें औरों से बचाया है। जिन्होंने हमारे दरवाजों पे लाठियां बरसाई फिर भी हमें बचाया, उन लोगों ने अपने घरों में रखा है हम लोगों को। एक पत्थर मेरे सीने पे लगा था, 2 पैर में लगे, एक उंगली में लगा, उंगली बिल्कुल फ्रैक्चर हो गई थी। तो जब ज्यादा ही पब्लिक आगे बढ़ी जाऊन से पेड़ से गया, जिसमें अंकित शर्मा भी था, तो उसी दौरान भगदड़ जब मची तो ये गलियों में कुछ लोग घुसे मुसलमानों को मारने के लिए। वहां से बाहर से हम लोगों ने रोका, उसके बाद में हमें जैसे ही पता चला नेमी भाई को, हमें सबे रवि भाई, हम सब भागे गली में और मुसलमानों को घर को हमने बिल्कुल सेव करके बचाया। हम तो चाहते हैं अमन से रहे, हम सारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सारे खड़े हुए हैं, और ये थोड़ी ना कि हम अकेले खड़े हुए हैं, सब जने हैं। हम नहीं चाहते ये बाहर के लोग हैं जो भी हैं, मतलब हम चाहे वो कोई भी सही,
ये तो दंगा ही है, इनको तो दंगा करने से मतलब है। इनको ये नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। जहाँ हिंदुओं में पहुंच गए तो जय श्री राम और मुसलमानों में पहुंच गए तो ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके माथों पे नहीं लिखा हुआ कि ये मुसलमान है या हिंदू है। पर जो है तो हमारी मदद जो है कुछ फौजी लोगों ने की है। हम लोगों को 2:30-3 बजे रात को उन लोगों ने निकाला है, एक एक करके हमारी माँ बहनों को यहाँ से निकाला है। उन लोगों ने, जो लोग ढाटे बांधे हुए थे, हेलमेट लगाए हुए थे, उन लोगों ने रुमाल बांध रखे थे और हाथ में पेट्रोल की कंट्री लिए हुए थे, गन लिए हुए थे, तलवार लिए हुए थे और सबके साथ वारदात, मारना, छेदना और इज्जतों पे हमला करना महिलाओं के साथ हमारी। और ये वारदात करते हुए हम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे और हमारे घर लूटे, रुपया लूटा और हमारे घरों में सिलेंडर ब्लास्ट किए, हमारी मस्जिद में ब्लास्ट किए और हमारे जो माँ बहनें उनके साथ बदसलूकी की और जो हमारे मौलवी साहब थे उनके साथ बदसलूकी की। हमारे चचा के साथ तेजाब डाला, उनके लड़की के ऊपर तेजाब डाला। सर हमें को जो ना उन्होंने सबको खाली कर दिया यहाँ से। कितने बजे ये शुरू हुआ? जैसे ये लगभग 7 बजे, शाम के 7 बजे से पूरी रात चलता रहा। हम लोगों को 3 बजे बड़ी मुश्किल में अपनी जान बचाकर निकले। कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई जैसे दुबकते तब निकले। इसके बावजूद हम पुलिस फोर्स को बोलते रहे, भाई आप जो है लोगों को मरवा रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो? कहने लगे जी हमारे पास गोली का आदेश नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम